स्वागत करने के लिए सभी को आग्रह करता हूं और अब विलंब न करते हुए अब मैं आग्रह करता हूं हमारे माननीय श्री ओपी चौधरी जी को कि वे अब आएं और अपनी अनुभव हम सबके साथ साझा कर मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी शिक्षक वृंद, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राधे भैया जी, हमारे साथी अरुण दीवान भैया जी, नगर पालिका गरगोड़ा के अध्यक्ष आदरणीय शिशु भैया जी, भाई राजेश जी, हमारे सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहने और मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आज रविवार के दिन, संडे के दिन अपना छुट्टी मारने के बजाय बढ़िया बदली है, आराम कर सकते थे, ठंड का मौसम है, तो ये सब छोड़ के आप लोग अपने भविष्य के लिए कि भाई क्या कुछ हो सकता है, हमारे भविष्य का क्या रास्ता हो सकता है, हम अपने जीवन में कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ, इस आशा के साथ आप लोग यहाँ आज संडे के दिन, रविवार के दिन यहाँ उपस्थित हुए हैं एक बेहतर भविष्य की तलाश में। तो मैं ऐसे सभी युवा भाई बहनों का आज वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, कोशिश करेंगे कि आज आप लोगों को लाइफ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट मिल सके, लाइफ में कुछ एक अलग रास्ता मिल सके। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में कुछ कोशिश करेंगे। इस 1 घंटे के, आधा घंटे के इस सेशन में हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को एक बेहतर रास्ता मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में, अभी मेरी कहानी बता रहे थे, मेरे जीवन का एक सफर सुना रहे थे, तो उस सफर को में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आप सब लोगों को भरोसा करना चाहिए कि लाइफ में आदमी कुछ भी कर सकता है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही करने लगता है और अंततः वैसा बन भी जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही जीवन में कुछ करने लगेंगे और अंततः वैसा ही बनेंगे भी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। कुछ बड़ा सोचेंगे तभी तो उस हिसाब से करने लगेंगे और वैसा बन पाएंगे। जब हम पहले ही मान लेते हैं कि भाई हम तो कर नहीं पाएंगे, हम ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमारे घर में बहुत परेशानियां हैं, घर में हमारे माता पिता के पास बहुत दिक्कतें हैं, किसी के माता पिता हो सकता है दुनिया को ही छोड़ चुके हों, किसी के घर में बहुत गरीबी हो सकती है। इस तरह की चीजों को हम अगर बार बार सोचते रहेंगे कि मेरे घर में परेशानी है, मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, तो मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी, ऐसा सोचेंगे तो हम वैसा ही सोचते रह जाएंगे। और जो सोचेगा कि जिंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, हमको अपने घर की परेशानियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि उससे जीत करके जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। अभी मेरे जीवन की कहानी बता रहे थे। अगर आप सोचिए, छोटे से गांव में जब मैं था, 7.5 साल की उम्र में मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ 4th क्लास पढ़ी हुई थी। सरकारी स्कूलों में बिना सुविधाओं के, बिना शिक्षक के हम लोग पढ़ते थे। 6वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो खपरेल की छत थी और पानी चूता था और छुट्टी हो जाती थी। जब हम 12वीं क्लास में थे तो हमारे स्कूल में एक ही लेक्चरर थे, न फिजिक्स का लेक्चरर, न केमिस्ट्री का लेक्चरर, न बायोलॉजी का लेक्चरर, न मैथ्स का लेक्चरर, न हिंदी का लेक्चरर, केवल एक लेक्चरर थे अंग्रेजी में के, जब हम नंदेली हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे, 12वीं क्लास पढ़ते थे। उसके बाद हम अगर ये सोचे कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, कुछ नहीं करना है, तो हम डर के पीछे रह जाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी बता रहे थे कि जब मैं 11-12 साल का था तब माँ के साथ पेंशन लेने गया था, पेंशन का काम नहीं बन रहा था। एक दिन कलेक्ट्रेट गए, जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर ने डांटा और तुरंत हमारा काम हो गया। समझ में आया कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होता है। उस दिन से हम जुनून के साथ, एक जुनून के साथ हम लोग मैं आगे बढ़ता गया
और जब फर्स्ट ईयर में था, अभी बताया कि मसूरी गया था, मसूरी में जब गया वहां पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है कि आईएएस की ट्रेनिंग हम देखें। तो जब हम इसके लिए, जब मैं मसूरी गया तो वहां देखा कि भाई मेरे को गार्ड अंदर घुसने ही नहीं दे रहा है। मसूरी की यात्रा आप सोचिए, उस समय की उम्र में 18-19 साल का था, बड़ी मुश्किल से। और भिलाई से हम दिल्ली गए, दिल्ली से आईएसबीटी से बस पकड़े, बस पकड़ के देहरादून गए, देहरादून से जीप पकड़े, जीप पकड़ के हम गए मसूरी, लबासा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है। उतने दूर पहुंचे और वहां पे गार्ड रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मन में मैंने वहीं पे संकल्प लिया कि मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, कलेक्टर बन के वापस आऊंगा, और यही गार्ड एक दिन सैल्यूट करके मुझे दरवाजा खोल के अंदर बुलाएगा। इस सोच के साथ मैं जिंदगी में काम किया, आगे बढ़ा, मेहनत किया, संघर्ष किया, तो आईएएस की परीक्षा में सफल हुआ और अच्छा हम लोग कर पाए। आज आईएएस में लंबा समय तक रहने के बाद 13 साल तक मैं आईएएस में रहा, अलग अलग तरह से काम किया। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहा, जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर रहा, रायपुर में कलेक्टर रहा, राजधानी में कलेक्टर रहा। इन सब परिस्थितियों के बाद आवाज नहीं आता, तो उसको एक बार डिलीट वो करके क्लोज करके फिर से चालू कर, तो ठीक। तो ऐसे परिस्थिति और स्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ा। 13 साल तक मैं कलेक्टर रहा, अलग अलग तरह से काम किया। फिर मैंने सोचा कि भाई एक आदमी, एक ओपी चौधरी कलेक्टर बन जाएगा, उससे पूरा छत्तीसगढ़, हमारे सभी जिले गांव तो बदल नहीं जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी तक पहुंच सके, इसलिए मैंने कलेक्टरी छोड़कर एक नया रास्ता चुना है। और आज आप लोगों के बीच में हम लोग समय दे पा रहे हैं। केवल मैं आईएएस में शायद रहता तो बड़े पद पे रहता, आलीशान बंगले में रहता, एसी चेंबर में रहता, लेकिन आप लोगों के बीच में शायद नहीं रहता। तो इसलिए आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हर गांव से लोग कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, प्रिंसिपल बने। ये हमारी कोशिश है। तो इसलिए सारी राजनीति से अलग हमारी सबकी कोशिश है कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके, आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सके। इस सोच के साथ हम लोग सब काम कर रहे हैं। आज आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चरण में हैं। आप कौन सी क्लास में? 9वीं के कितने बच्चे हैं? 9th के? 10th के कितने हैं? 11th के? 12th के? और 9th से नीचे? ठीक है, चलो कुछ बच्चे हैं, ज्यादा नहीं। देखो, आप अपनी जिंदगी के ऐसे फेज में हो जहां से अगर आप अच्छी योजना बनाकर अच्छा मेहनत करोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और अगर इस फेज में आने वाले आपके जिंदगी के 5-7 सालों को अच्छा मेहनत नहीं करोगे तो आप वहीं का वहीं रह जाओगे, और पूरी जिंदगी इन 5-7 सालों के लिए आपको पछताना पड़ेगा। पूरी जिंदगी आप परेशान रहेंगे। आप इस समय को याद करेंगे कि काश मैं उस समय अच्छा पढ़ ली होती, काश मैं उस समय अच्छा मेहनत कर लिया होता, तो आज ये जिंदगी में समय नहीं देखना पड़ता। इसलिए आप सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि आने वाला आपकी जिंदगी का जो 7-8 साल का समय है वो आपके जिंदगी की दशा और दिशा को तय करने वाला समय है। इसलिए इस सबसे पहली गंभीरता लाइए कि इस समय को मैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूंगी। और ये जब आप संकल्प लेकर के आने वाले 7-8 सालों के लिए अच्छी योजना बना करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। तो आप सबसे पहले संकल्प लीजिए कि अपने जिंदगी के 7-8 सालों को अच्छे तरीके से हमको उपयोग करना है। ये सबसे पहले आप सोच लीजिए। उसके बाद आप अपने, आजकल देखिए दुनिया में बहुत कंपटीशन है। आप आईएएस की परीक्षा देने जाएंगे, बहुत कंपटीशन मिलेगा। आईआईटी की परीक्षा देने जाएंगे, बहुत कंपटीशन मिलेगा। पीएससी की परीक्षा देने जाएंगे, बहुत कंपटीशन मिलेगा। आपको डॉक्टर बनना है, बहुत कंपटीशन मिलेगा। आईआईटी में जाना है, बहुत कंपटीशन मिलेगा। तो देखो, आज के जमाने में कंपटीशन बहुत है। ये हमारे देश के लिए एक तरह से अच्छी बात हुई है, क्योंकि हर युवा, गांव-गांव का युवा, छोटे-छोटे कस्बों का युवा, सब लोग, सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि भविष्य के रास्ते कहाँ हैं। पहले पता ही नहीं चलता था। जो दिल्ली में है, बंबई में है, बड़े महानगरों में है,
बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को पता लगता था। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे गांव गांव के बच्चों तक हर चीज की पहुंच आ चुकी है। तो आज आप चाहेंगे तो बड़े आसानी से सारी सूचनाएं आपके पास है, सारे रास्तों के बारे में आप जान सकते हैं, और उन रास्तों के बारे में जानकर उसमें फतह हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है वो रास्ता भी आप चुन सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 9वीं से 12वीं के फेज में हो आप, तो अपने आने वाले करियर का, भविष्य का प्लानिंग करो। सबसे पहले सोचो, जैसे हमारे आज शिक्षक, हमारे सभी शिक्षक साथी हैं, उन लोगों को भी लगता होगा, आज हमारे बीच में उनको भी लगता होगा कि अगर उस समय हम लोग ये प्लान किए होते तो और भी बड़े जगह पे पहुंच सकते थे। ये फीलिंग आज हमारे सारे शिक्षक साथियों को भी आता होगा। आज अपने पेरेंट्स को पूछेंगे, माता पिता को पूछेंगे, वो भी बोलेंगे कि जब समय था उस समय हम अच्छी प्लानिंग कर लिए होते तो अलग जगह में होते। ठीक है, तो इसलिए आज आपके जिंदगी का प्लानिंग करने का समय है कि आप कैसे अच्छे तरीके से प्लान करके अपने भविष्य को एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 10-11 साल की उम्र में मैं सोचा कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ, ये मैं सोचा। और आप विश्वास मानिए, मैं बैंक गांव में रहता था, वहां से बस पकड़ के चपले जाता था रॉबर्टसन, वहां से ट्रेन पकड़ के रायगढ़ आता था, और रायगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एक ठेला था, उस ठेला में जाता था मैं, और वहां पे मैगजीन खरीदता था। जब 8वीं 9वीं में पढ़ता था, कौन सी मैगजीन खरीदता था मैं? कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, आजकल ऐसे दृष्टि की मैगजीन आती है, विजन की मैगजीन आती है, ये सारी चीजें उस समय मैं जो मैगजीन आते थे उनको खरीदता था, और उसमें देखता था कि कोई IAS का टॉपर कैसे बना, तो उसको हम खोजते थे। देखिए, अगर जहां आपकी शिद्दत से किसी चीज को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात साथ देती है, जब पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। और कहा जाता है कि जहां चाह है वहां, जहां चाह है वहां राह है। तो जब आप एक बार सोच लोगे, प्लान कर लोगे कि मुझे क्या करना है भविष्य में, तो आप निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा। अभी क्या चलता है, 10वीं पढ़ लिए, 10वीं में जो सबसे ज्यादा नंबर बच्चे पाए हैं वो सब लोग मैथ्स ले लिए, उसके बाद जो सेकेंड रेंज वाले हैं वो सब लोग बायोलॉजी ले लिए। हमारी बहनों को सबको बोल दिया था बायोलॉजी लड़कियों के लिए ठीक है, बायोलॉजी ले लो। फिर जो बच गए बच्चे उनको आर्ट्स लेवा देते हैं। फिर 12वीं पास हो जाते हैं, 12वीं पास होने के बाद क्या पढ़ना है, तो कॉलेज पढ़ना है, कॉलेज पढ़ने चले गए। कॉलेज के बाद BA हो गया, BSc हो गया, फिर क्या करना है, तो PG करना है, MA MSc करना है। फिर उसके बाद अब इधर PhD के भी भरे हों, ऐसे चलता है कि नहीं चलता? तो 12वीं बाद कॉलेज पढ़ लिए, कॉलेज के बाद गिनती की पढ़ाई हमको नहीं करनी है, ये आप संकल्प ले लो। आपको योजना बनाकर अपनी योजना के अनुरूप, अपने लक्ष्य के अनुरूप पढ़ाई करनी है, ये आप तय कर लो। 12वीं के बाद आप एक साल को अपनी योजना के अनुसार उपयोग करो। 12वीं तक की पढ़ाई तो सबको करनी पड़ती है भारत के शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन 12वीं के बाद की एक साल की पढ़ाई हमें अपनी योजना के अनुसार करनी है, ये आप तय कर लो। जिस दिन ये तय कर लोगे तो आपको कोई भटकाव नहीं होगा। और जब आप 12वीं के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद MA MSc, MSc के बाद PhD, ऐसी सोच के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको निश्चित रूप से भटकाव का सामना करना पड़ेगा। इस चीज से आपको बचना है। मैं IAS के इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचा, वहां पे मेरे बायोडाटा को देखा और वहां पे इंटरव्यू लेने वालों ने बोला यू आर ओनली BSc, आप केवल BSc किए हो। तो मैंने कहा जी सर, क्योंकि आपने IAS के इंटरव्यू परीक्षा देने के लिए और इंटरव्यू में यहाँ तक पहुँचने के लिए BSc ही योग्यता निर्धारित की है। अगर आप BSc नहीं किए होते तो मैं BSc भी नहीं किया होता, क्योंकि मेरे को IAS बनना है, मेरा लक्ष्य क्लियर है। अर्जुन की कहानी सुना हो ना, उसको केवल और केवल चिड़िया की क्या दिखाई दे रही थी, आंख दिखाई दे रही थी। जबरन का हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें नहीं करनी है, हमें हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और वो जब चिड़िया पे आंख पे तीर कब मारोगे, जब आपका तय होगा लक्ष्य की क्या है,
ठीक है, ओनली बीएससी। और मैं आपको ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं कि आईएएस करने के बाद मैंने कोई भी कक्षा की पढ़ाई नहीं की। मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, रोज स्टॉक मार्केट का स्टडी करता हूँ। उसके लिए कोई कक्षा पढ़ना थोड़ी जरूरी है, नहीं जरूरी है। आज मैं आप गांव में मेरे कभी आइएगा, केला, नारियल और चीकू की खेती कर रहा हूँ, तो मैं खेती की पढ़ाई करता हूँ, सीखता हूँ। उसके लिए कोई क्लास पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो लाइफ में करना है उसके लिए जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा मैं अर्जित करता हूँ। आपको आईएएस करना है तो आईएएस के लिए पढ़ाई करिए, डॉक्टर करना है डॉक्टरी की पढ़ाई करिए, खेती करना है खेती को समझिए। दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है बशर्ते कि आदमी खड़ा हो। आपका लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। मैं हम लोग ये बोलने नहीं है कि सब लोग आईएएस की तैयारी करो। आईएएस बहुत अच्छी चीज है, समाज में प्रशासन में बहुत बड़ा आपको जगह देता है, बहुत सारे आपको अधिकार देता है, जिस अधिकार के बदौलत आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। उसके लिए एक कुर्सी, एक प्लेटफॉर्म होता है। आपको सरकारी पैसे से अच्छे काम करने के लिए एक जगह मिल जाती है। ये नौकरी की खासियत है, आईएएस की खासियत यही है। अपने जीवन में तो हम कुछ भी करके अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये सबका रास्ता है। तो सबसे पहली बात, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप तय कीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीएचडी करना है, आपको नर्स बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको पटवारी बनना है, वो तय करिए। और उसके अनुसार लगातार एक एक साल को, एक एक महीना को, एक एक दिन को, एक एक घंटा को उसके अनुसार उपयोग करिए, तब निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये आपको अच्छे तरीके से समझ करके काम है, ठीक है। ये आप पहला लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चीज, कई बार लगता है कि उसके लिए हम पैसे कैसे आएंगे, आईएएस करना है, हमारे घर में उतनी सक्षमता नहीं है तो पैसे कैसे आएगा। ऐसा कई बार कई लोगों के घर में समस्या होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो उसके लिए आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ, एक पूरा एक उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की थी तमिलनाडु की, एलिस वाज करके, उसका नाम था एलिस वाज, ठीक है। वो लड़की आईएएस बन गई। हम लोग जब आईएएस में ट्रेनिंग करने के लिए मसूरी गए तो भी हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आई। जब वहां पे हम ट्रेनिंग करते थे तो हम देखे कि वो भी आईएएस है। फिर हमारा भारत दर्शन होता है, जो आईएएस होते हैं उनका भारत दर्शन कराया जाता है। तो भारत दर्शन कराने के लिए जब हम लोग तमिलनाडु गए तो तमिलनाडु में उसके गांव के पास तक पहुंचे, फिर वो अपने गांव में घर लेकर गई। तो हम लोग जब उसके घर में गए तो आप में मैं इतना बोल सकता हूं कि आप में से जितने लोग हैं उन सब का घर उसके घर से अच्छा होगा, ऐसा घर था उसका। और उसकी माँ थी बस घर में। और जब उसको मैंने पूछा कि तुम आईएएस बनी कैसे, ऐसे गांव से, ऐसी परिस्थितियों से निकलकर आईएएस बनी कैसे, तो उसने बताया कि हमारे घर में बहुत समस्याएं थी, बहुत गरीबी थी, बहुत प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने तय किया कि पहले मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है। 12वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ने के बाद नर्सिंग का कोर्स की और वो नर्स बनी। और नर्स बनने के बाद उसने आईएएस की तैयारी चालू की और आईएएस की तैयारी चालू करके वो मेहनत करती गई और आईएएस बन गई। तो भाई जब नर्स बनी तो उसको आर्थिक रूप से कोई जरूरत, कोई समस्या रही क्या? नहीं रही। वो खुद से 20-30 हजार महीना कमा रही है, घर में किसी प्रकार की चिंता की बात है नहीं। तो ऐसे अगर आपके लाइफ में ज्यादा समस्या हो तो आप पहले छोटा टारगेट सेट कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले छोटा टारगेट सेट कर सकते हो और छोटा टारगेट सेट करने के बाद आप फिर बड़े छलांग की तैयारी कर सकते हो। तो उससे आपके घर पर भी दबाव नहीं रहेगा, आपको भी टेंशन नहीं रहेगा। इस तरह के आपको अलग अलग रास्ते अपने जीवन की, अपने लाइफ की परिस्थितियों के अनुसार आपको खोजना पड़ेगा। एक हमारे बैच में आईएएस था राजस्थान से, जोगाराम का, उसकी कहानी आप लोगों को बताता हूँ। वो गांव में पढ़ाई किया, गांव में 12वीं तक की क्लास पढ़ा। 12वीं तक की क्लास पढ़ने के बाद वो प्राइवेट बीएससी किया, गांव में बैठे बैठे प्राइवेट बीएससी किया। और 12वीं के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो तुरंत नौकरी के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया और उसको ग्राम सहायक की नौकरी मिल गई। जैसे ग्राम पंचायत सचिव होता है, ग्राम सहायक होता है, वैसी एक छोटी सी नौकरी 12वीं के आधार पर मिल गई। तो ग्राम सहायक की नौकरी करने लगा। कहाँ पे? जैसलमेर में, पाकिस्तान बॉर्डर में, राजस्थान के गाँव में।
और वहां पे ग्राम सहायक की नौकरी करते 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 वो बीएससी करता रहा, प्राइवेट परीक्षा देकर बीएससी करता रहा, बीएससी करता रहा। अब बीएससी करता रहा, जब वो करता रहा, ठीक है, बीएससी करता रहा, बीएससी खत्म कर लिया। तो उस समय जब ग्राम सहायक बन गया, बीएससी चलता था, तो सोचा मेरे को एक नौकरी तो मिल गई, जिंदगी में गांव में जीने लायक तो मेरे पास पैसा आ ही रहा है, चलो अब हम आईएएस की तैयारी करते हैं। तो तैयारी करना चालू किया। तो अंग्रेजी के मैगजीन लाता था, इंडिया टुडे या कोई भी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, तो अंग्रेजी के मैगजीन लाता था। तो गांव वाले देख के हंसते, देखो अंग्रेजी का किताब रखा है। इस तरह का गांव था, उस तरह की स्थिति थी वहां पे। वहां पे पढ़ाई करता रहा और उसने फिर आईएएस का एग्जाम दिया और आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम दिया और आईएएस का भी एग्जाम दिया। और इंडियन आईएएस के एग्जाम में पहले अटेम्प्ट में वो पूरे इंडिया में 62 रैंक पे आया और आईएफएस के फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में पूरे इंडिया में पहले अटेम्प्ट में 6th रैंक पे, 6वें रैंक पे आया पूरे इंडिया। ठीक है, तो ऐसे आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे जो जीवन में कठिन परिस्थितियों के, खराब परिस्थितियों के बाद भी जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करते हैं। जीवन में कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती है, हमको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है तब मिलती है। ऐसे जोगाराम का उदाहरण मैंने दिया, एलिस वाज का उदाहरण दिया, ऐसे आपको सैकड़ों हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कठिन परिस्थितियों के बाद जीवन में सफल हो। बल्कि मेरा तो इस मामले में दूसरा ही मानना है, जब तक आपके जीवन में कठिन परिस्थिति नहीं आएगी आप सफल नहीं होंगे। हमन का सोचता कि मोर जीवन में कठिनाई आगे का हम रोना गाना चालू कर देता, जबकि सच्चाई ये कि जबकि कठिन परिस्थिति आई तबकि हमन मजबूत बनबो। ये बात ला हमें ऐसे सोच के चलना चाहिए। और जब भी जीवन में कठिनाई आए तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद इस भगवान, आपने मेरे को कठिनाई दी है, उसके कारण मैं मजबूत बनूंगा, मजबूत बनूंगी। ऐसे सोच के साथ हमको जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, जब हम ऐसे सोच के साथ जीवन जीते हैं तो हम लगातार मजबूत बनते हैं। जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है जीवन में कोई कठिनाई नहीं देखता तो मजबूत नहीं बन पाता। और जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए जब उसको बड़ी चुनौती का, बड़ा टेंशन का सामना करना पड़ता है तो वो बिखर जाता है, सफल नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जीवन जीने के तरीके को हमें बदलना पड़ेगा। आनंद कुमार की फिल्म आई थी सुपर 30, कोई जानते हो सुपर 30 फिल्म के बारे में? जानते हो ना सुपर 30 फिल्म के बारे में? उसमें वो किसके जीवन पर आधारित है? आनंद कुमार के। और आनंद कुमार का रोल किसने किया है? ऋतिक रोशन ने किया है। तो ऋतिक रोशन एक डायलॉग बोलता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये भी बोलता है। ठीक है, और एक डायलॉग बोलता है, वो शायद तुमको याद आ जाएगा, मैं बोलूंगा तो, इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए। यही वो सबसे बड़ी गलती कर दी कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो जीवन में जब तक गड्ढा नहीं आएगा, गड्ढे का हम सामना नहीं करेंगे, तब तक छलांग लगाना कैसे सीखेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए जब भी जीवन के रास्ते में गड्ढे आए तो हमको छलांग लगाना सीखने के अवसर के रूप से देखना चाहिए। और जब हम छलांग लगाना सीख जाएंगे तो जीवन में कितने भी कठिनाई आए छलांग लगा लेंगे, होगा कि? तो इस सोच और विश्वास के साथ हमको काम करना है और किसी भी कठिनाई से जीवन में नहीं घबराना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आपको सब लोग बोलते होंगे कि हमको जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोले? बोलते हैं ना। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक यूरोप में एक बच्चा था, यूरोप की कहानी है। एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था। स्कूल में उसको समझते थे सब लोग कि बड़ा फिसड्डी लड़का है, गधा है बोलते हैं, जैसे गांव में वैसे बोलते थे, गधा है। एक दिन उस बच्चे को प्रिंसिपल ने बुलाया और एक चीट बना के चीट को दे दिया और जाके इसको अपनी माँ को देना, किसी और को मत देना, ये बोला उसको। तो चीट को लेके माँ को दिया तो माँ ने देखा उसमें लिखा था कि आपका बेटा इतना गधा है कि इसके कारण दूसरे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कल से आप इसे स्कूल मत भेजिएगा, ऐसे उस चीट में लिखा था। तो माँ बड़ी उदास हो गई, परेशान हो गई
लेकिन उस माँ ने अपनी उदासी नहीं दिखाई। एक चटकनी दे दी इसकी, तो रोज पढ़ पढ़ कथो नहीं पढ़ सकते, है ना। उसने बोला बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने होशियार हो कि कल से तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, और कल से तुमको होम स्कूलिंग होगी, घर पे ही पढ़ाई कराई जाएगी तुम्हारी, घर में टीचर आएंगे वही पढ़ाएंगे। बच्चा बड़ा खुश हो गया, बच्चा पॉजिटिव रहा, माँ भी पॉजिटिव रही, और बच्चा पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, और आगे जाकर वही बच्चा जिसे प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वही बच्चा सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के कारण मेहनत करता रहा और दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को उजाला करने का काम। हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चा गधा है, होशियार, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सबको पर्याप्त दिमाग दिया है। आइंस्टीन का नाम तो आप लोग सब सुने होंगे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसने कहा है कि ईश्वर द्वारा दिए गए दिमाग का मैं 2.5% इस्तेमाल कर पाया, ये कहा है आइंस्टीन ने। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि कोई 2.5% भगवान जो देता है दिमाग, उसका 2.5% इस्तेमाल करके कोई आइंस्टीन बन सकता है, तो आधा 1% का इस्तेमाल करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी तो बना ही जा सकता है। इस बात को हमको भरोसा करना है। न्यूटन का नाम सबने सुना होगा। न्यूटन ने एक लाइन बोला है, सक्सेस इज नथिंग, इट्स 99% परस्पिरेशन एंड ओनली 1% एस्पिरेशन। सफलता कुछ नहीं है, 99% पसीना बहाना है और केवल 1% हमारे प्रेरणा पे निर्भर करता है। 99% पसीना बहाने से ही सफलता मिलती है। तो बोलते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। इस चीज को हमको समझना है कि बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिलती, और जो मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से सफलता अर्जित करके रहेगा। इस सोच के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक लक्ष्य तय करके, कठिनाइयों से बिना डरे घबराते हुए, योजना के साथ, केवल भावना से नहीं करना है, केवल शेख चिल्ली बन के काम नहीं करना है। हमको योजना के साथ, प्रैक्टिकल होते हुए, अपने जीवन की परिस्थितियों को समझते हुए अपने आने वाले समय की प्लानिंग करनी है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, इसको हमको देख करके चलना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमको छोटे छोटे हमको काम करते जाने पड़ेंगे। उस हिसाब से हमको काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता मिलेगी। अभी 12वीं में आप पढ़ रहे होंगे, 12वीं में अच्छा आप मेहनत करिए, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपटीशन टेस्ट होते हैं। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपटीशन टेस्ट होते हैं। आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, उसको आप दोगे और सेलेक्ट हो जाओगे तो ड्यू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। और आदमी को लगता है दिल्ली जाकर मैं पढ़ूंगा कैसे, इतना खर्चा हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय बहुत सस्ता था, आज भी बहुत सस्ता है। बिलासपुर में पढ़ोगे तो जितना खर्चा होगा उससे दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन मिल जाएगा तो उससे कम खर्चा होगा। जेएनयू में तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे हॉस्टल का फीस 50 रुपया होता था पर महीने का। एक महीने का जेएनयू का फीस 50 रुपया होता था। आपको बता रहा हूँ मैं, रायगढ़, हमारे रायगढ़ के पास पुसौर है, पुसौर के पास बासनपाली गांव है, वहाँ की 3 बेटियां 3 बहनें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही, बासनपाली गांव की। अच्छा परसेंट का, उससे परसेंट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था। तो आप अपना प्लानिंग करिए कि ड्यू जाना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, पटवारी बनना है, कौन सा कंपटीशन एग्जाम देना है, उसको करने के लिए कौन कौन सी चीज करनी पड़ती है, ये चीजें हमको ध्यान देके करना है। जो लोग भविष्य में आईएएस पीएससी करना चाहते होंगे, 12वीं के बाद उनको डिटेल गाइडेंस हम कभी भी करेंगे। यहाँ पे राधे भैया हैं, अरुण भैया हैं, शिशु भैया हैं, सब लोग हैं, नंदू भाई हैं, मान जी हैं, सब लोग हैं। तो आप ना किसी को भी आईएएस तैयारी करना रहेगा, हम डिटेल मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन 12वीं तक आप अपने कोर्स की पढ़ाई को ही फोकस करो। अभी 9वीं में भी कई बच्चे हैं, 9वीं 10वीं के बच्चे भी थोड़ा सा और भी चीजें कर सकते हैं। जिसको आईएएस करना है तो 5 चीजें अभी से आप कर सकते हो। पहला चीज, अपनी भाषा को मजबूत बनाओ।
लैंग्वेज को, हिंदी हो अंग्रेजी हो जो भी मीडियम हो, अपनी भाषा को मजबूत बनाओ। दूसरा चीज राइटिंग स्किल को मजबूत बनाओ। तीसरा चीज राइटिंग स्पीड को मजबूत बनाओ। चौथा चीज जनरल अवेयरनेस, आसपास में जो कुछ हो रहा है उसको मजबूत करो। और पांचवा चीज स्टेज में आने की जो डर है उसको समाप्त करो। ये 5 चीजें आपको अभी से करना चाहिए। ये कई लोग होते हैं स्टेज में आके पैर कांपने लगता है, कई लोग होते हैं स्टेज में आके ज्यादा ही बोलने लगते हैं और अच्छा बोलने लगते हैं। तो आपको दूसरे कैटेगरी का आदमी बनना है। राइटिंग इसकी लगातार लिखने की आदत डालो। हमारे शिक्षक बंधुओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इमला लिखवाएं, तात्कालिक निबंध प्रतियोगिता कराएं, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता कराएं, वाद विवाद प्रतियोगिता कराएं। इससे स्टेज का डर समाप्त होगा, लिखने की अच्छी क्षमता विकसित होगी, लैंग्वेज मजबूत होगा। ये सारे काम को हमको मिलकर करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी से करो। लैंग्वेज कैसे मजबूत हो, राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो, राइटिंग स्पीड कैसे इंप्रूव हो, लिखने की गति कैसे तेज हो, स्टेज का फियर कैसे समाप्त हो और सामान्य ज्ञान की चीजें कैसे हमारे अंदर वृद्धि हो, ये सारे एग्जाम में आपको काम आए। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुना रहा हूं। हम लोग तीसरी क्लास में थे तो हमारे क्लास में एक पाठ था जागो प्यारे। जागो प्यारे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने सुंदर छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ऐसा पाठ है। तो गुरु जी आए, गुरु जी पढ़ाए जागो प्यारे पाठ को और उन्होंने बोला, फिर उन्होंने क्वेश्चन आंसर लिखवाया, प्रश्नोत्तर लिखवाया और 1 हफ्ते बाद टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ तो मेरे घर वाले बोलते थे बेटा रटना नहीं है, जो मन में आए लिखना। तो मैं लिखा अपने मन से। सुबह तो उसमें प्रश्न आया टेस्ट में कि सुबह सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। तो मैंने लिखा कि सुबह सुबह जल्दी उठबे तो गुढ़ेला चेहक चेहक करत रथे तो लहसुन के बड़ा मजा आते। सुबह सुबह उठबे तो जुड़ जुड़ हवा बुहात रथे तो बड़ा मजा आते। सुबह सुबह उठबे तो लाल रंग के बेर है उठे, सूर्य उठे तो बड़ा मजा आते। ऐसे करके मैं एक पेज लिख डाला, मजा आते। अगले दिन गुरुजी आया, टेस्ट पेपर को जांच के छांट के और वो खड़ा हो, मुझे सबसे पहले बोला तू खड़ा हो जा। मैं खड़ा हुआ तो बोले प्रश्नोत्तर को याद करता नहीं हो, बड़ा मजा आते लिखा है, एक दिया मेरे घुमा दे जहाँ पर। तो दूसरा गुरुजी हमारा देख रहा था, वो आया बोला कि अपने मन से लिखा है, इसको मन से लिखने देते हैं तो लिखना सीखेगा। तो फिर मैं पहले आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी में लिखता था, फिर धीरे धीरे हिंदी सुधरी, फिर धीरे धीरे अंग्रेजी भी सुधरी और अपना अच्छा हो गया लिखने का। तो लिखने का जो कौशल बढ़ता गया। मैं आईएएस परीक्षा देने पहुंचा। तो पता चला एक पेपर निबंध का होता है। उस समय 3 घंटे में एक ही निबंध लिखना होता था, पूरा 3 घंटे में एक निबंध बस, और पूरा लिखते ही जाना है उसमें पूरा 3 घंटे तक। तो लिखने के का जो कला था उसी का काम था, वहां पर लिखने की कला का ही काम था। तो इसीलिए निबंध लिखते गए और आईएएस में जब निबंध के पेपर का रिजल्ट आया तो पूरे इंडिया में मैं निबंध पेपर का ऑल इंडिया टॉपर था। तो आप छोटी चीजों को छोटा मत समझिए। गांव की परिस्थितियों में हम लोग बोलना कैसे सीखे। वो गांव में गणेश पढ़ाते थे, गणेश के पास माइक रहता था, माइक में जिसका वो रहता था, मतलब आरती होना रहता था तो उसमें बोलते थे, बड़ा मजा आता था। तो उससे बोलना सीखे धीरे धीरे। राम सप्ताह होता कि नहीं गाँव में, तो मैं बारी लगते ना हर 1 घंटा में रात के। तो बच्चे थे तो हम लोग बोलते थे जाके माइक में, आप फलाना के ड्यूटीला के, राम कुमार के, श्याम कुमार के, मिलन भाई के, सब जन के नाम बोलते थे। तो माइक में बोलते थे, बड़ा मजा आता। तो वैसे ही बोलते धीरे धीरे बोलना सीखे। तो छोटी चीजों को छोटा मत समझिए, आप अपनी ताकत को समझिए। आपके अंदर राइटिंग स्किल है, उस ताकत को लेकर जाए। प्रेमचंद कौन से डीपीएस स्कूल में पढ़ा था, कौन से दिल्ली की स्कूल में पढ़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा राइटर, भारत का सबसे बड़ा राइटर बन गया, दुनिया का एक बड़ा राइटर बन गया। प्रेमचंद के नाम जानते हो ना सब? कौन दिल्ली की स्कूल में पढ़ा था क्या? नहीं, लेकिन वो बने ना। उनको अपने टैलेंट पर, अपनी प्रतिभा पर, अपने आप पर भरोसा था। जो अपने आप पर भरोसा करेगा वही जीवन में सफल। ठीक है, इस चीज को आप गांड मारें। तो आप लोग अच्छे से करें, करियर प्लानिंग करें
और लैंग्वेज को, राइटिंग स्किल को, स्पीड को, जनरल अवेयरनेस को, सबको इन्हांस करें, बढ़ाएं। और इसके अलावा कुछ चीज़ और कर सकते हैं। जो 9वीं 10वीं बच्चे हैं, रोज पेपर पढ़ना चालू करो। अपने गांव में भी किसी घर पेपर आता होगा, उसको पढ़ो, भले शाम को पढ़ो, लेकिन पेपर रोज पढ़ो। अगर पेपर नहीं आता होगा तो आजकल मोबाइल में ऐप में आता है, उसको पढ़ो। डीडी न्यूज टीवी देखते हो, डीडी न्यूज चैनल देखो रोज 15 मिनट 20 मिनट, ज्यादा नहीं। पेपर पढ़ो 20 मिनट 25 मिनट, डीडी न्यूज देखो 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है। ये 2 चीजें आप अभी से करना चालू कर दो। और कंपटीशन के मैगजीन आते हैं, घरघोड़ा जाके खरीद के लाना। और कंपटीशन के मैगजीन भी है, रायगढ़ घरघोड़ा नहीं मिले तो रायगढ़ में मिल जाएगा। कंपटीशन के मैगजीन पढ़ना चालू करो। जितना समझ में आए ना आए ये काम करते रहो। जब ये काम लगातार करते रहोगे तो बाद में तुम लोग याद करोगे कि हाँ, एक कार्यक्रम हुआ था छर्रा टांगर में, राधे भैया कराए थे, वहां पे ओपी चौधरी आया था, बोला था पेपर पढ़ो, डीडी न्यूज सुनो और मैगजीन पढ़ो, स्टेज का डर खत्म करो, निबंध लिखो, इमला लिखो। तो उसके कारण आज मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, करके 10 साल बाद आप लोग याद करोगे। और इसीलिए आज का कार्यक्रम है कि आप लोग को कुछ ऐसी चीजें सही समय पे बता दी जाए। कॉलेज हो जाता है, एमएससी कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, अब पूछोगे क्या करना है तो खुद ही सोचता है क्या करना है। तो क्या करना है, सोचने का समय बेटा अभी है। 5 साल बाद उस समय निकल चुका होगा जिस दिन आप सोचोगे अब क्या करना है। हम इतने साल की पढ़ाई कर लेते हैं और अपने खुद के लिए जितना पैसा चाहिए नहीं कमा पाते। तो इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और विश्वास मानिए, जिस सरस्वती की पूजा करिए, लक्ष्मी झक मार के आपके पीछे आएगी। आज का जमाना सरस्वती का जमाना है, नॉलेज का जमाना है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। तो आप इसीलिए सरस्वती की उपासक बनिए। यही मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा। लक्ष्मी तो अपने आप लोगों को। मैं आईएएस था, आईएएस में सब सुविधा थी, तो आज मैं आईएएस छोड़ दिया, सैलरी नहीं मिलती, पेंशन भी नहीं मिलता, ठीक है। तो लोग सोचते होंगे कैसे जीता होगा। अब मैं जो पढ़ा हूँ, मेरे दिमाग में जो, उसको कोई थोड़ी ले लेगा। मैं आईएएस रहूं, चाहे छोड़ दूं, चाहे कुछ भी करूं। मैं जितना आईएएस में सैलरी पाता था, उससे ज्यादा अब हर महीने इनकम टैक्स पठाता हूँ, स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं, आपको 1000 रास्ते मिलेंगे अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आप सरस्वती की उपासक हैं तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएगी। इस चीज को भरोसा रखकर चलिए। दूसरा डर लगता है कि आईएएस की तैयारी कर, हम पीएससी की तैयारी कर, नहीं सिलेक्शन हुई तो माँ पिता की मतलब भैया इलाज थे, बड़का जन सोच नहीं हुई तो गड़बड़ा जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब आप आईएएस के स्तर पे मेहनत करोगे तो जीवन में 50 और रास्ते खुल जाएंगे अगर आप वहां सक्सेस नहीं होते। तो इसलिए आप हमेशा अपने आप को काबिल बनाने पर फोकस करिए। कामयाबी तो अपने आप आएगी। आप अपने आप को जिस दिन काबिल बना लेंगे, कामयाबी तो अपने आप आपके पास आएगी। तो इसलिए अपनी योग्यता को, अपने आप को अच्छा पढ़ने लिखने वाला बढ़िया मजबूत बनाइए। अपने आप सफल होंगे। इस सोच के साथ आप लोग सभी लोग काम करिए। ये मैं आप लोगों के बीच में ये सब बातें रखना चाहता हूं। और आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाकर अब आज के बात का समापन करेंगे हम सब लोग। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की। आप प्लानिंग करिए, 5-7 साल आगे का सोचिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार करिए। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए, कठिनाइयों से मत घबराइए। ये सब बातें हम लोगों ने की और ये सब बात रोज तुम लोग सुनते होंगे, टीचर लोग बोलते होंगे। तो बात सुनने से नहीं, जीवन में उतारने से होती है। एक कहानी है जो आप लोगों ने भी शायद बचपन में सुनी होगी, मैंने बचपन में पढ़ा था। एक ऋषि होता है और ऋषि जंगल में जाता था और जंगल जाता था तो देखता था कि शिकारी आता था और सब तोता लोगों को जाल में फंसा के ले जाता था। तो ऋषि का मन बड़ा दुख जाता था, उदास हो जाता था कि सब लोगों को, ये चिड़िया को, तोता को फंसा के ले गया, मिट्ठू को। तो ऋषि ने सोचा कि एक तोता को पकड़ के वो आश्रम में ले आया और उसको सिखाया पूरा अच्छे से। उसको सिखाया, तोता तो बोलता है, उसको बोलना सिखाया। शिकारी आता है, जंगल में जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो प्रैक्टिस कराता रहा, सीख गया तोता बोलना। फिर तोता को छोड़ आया, इससे सब तोता लोग सीख जाएंगे करके।
अब फिर ऋषि जब जंगल में जा रहा था तो देखा सारे तोता लोग बोल रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। सब बोल रहे थे, ऋषि खुश हो गए। अब सब तोता लोग सीख गए हैं। फिर अगले दिन जा रहे थे, वो 2-4 दिन बाद फिर जंगल में निकले तो देखे सारे तोते शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं और गाना गा रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो ऐसी रटंत्र विद्या का, रटंत्र ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। हम आप लोगों को कितना भी सुना देंगे उससे कोई परिवर्तन नहीं आना है। आप उससे कितना प्रतिशत अपने जीवन में उतारते हैं उससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए आज की हमारी बातों को आप लोग अपने जीवन में अगर 5% भी उतार लेंगे तो आप सभी भी सफल हो जाएंगे और आज का हमारा कार्यक्रम भी सफल हो जाएगा। इसलिए सभी मेरे युवा भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने जीवन में इन बातों को उतारें, ये महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को हम लोग शुभकामना देते हैं कि आप अपने जीवन में आने वाले 5, 7, 8 सालों में इतना सफल हों कि आज आप जो दस्तखत करते होंगे उसे एक हस्ताक्षर कहा जाता होगा। 10 साल बाद आप सब लोगों के हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ बन जाए, ये हमारी शुभकामना है। आज आप लोगों को आजा बेटा, क्या नाम है तेरा? हाँ, रैना साहब। और पिताजी के नाम का है रामचरण साहब। तो रैना जब भी जाती होगी अपन मोमा गांव वगैरह में या अपन गांव में कहीं पे जाती होगी, रिश्तेदारी में जाती होगी, तो बोलते होंगे कौन नोनी है? तो बोलते होंगे सब लोग रामचरण की नोनी है, ऐसे बोलते हैं। ऐसी बोलते हैं, हर एक के लिए बोलते होंगे। ठीक है, हम सब लोगों की शुभकामना है कि रैना और रैना जैसी हमारी सभी बहनें, सभी भाई आने वाले 8-10 सालों में इतना आगे बढ़े कि रैना आज 10 साल बाद कहीं पर रैना के पिताजी कहीं पर जाएं, बोले कौन है? तो बोले वो रैना जो डॉक्टर है ना उसी के पिताजी, ऐसे बोले। ठीक है, आज आपकी पहचान आपके माता पिता से है, 10 साल बाद आप लोगों से आप लोगों के माता पिता की पहचान हो, ये हम सब लोग आप लोगों को शुभकामना देते हैं। आज आपके गांव की पहचान आज आपकी पहचान आपके गांव से है, 10 साल बाद आपके गांव की पहचान आप लोगों से हो, ये हमारी शुभकामना है। आज आपके स्कूल को आपके टीचर लोगों की से आप लोगों की पहचान है, 10 साल बाद ऐसा हो कि कोई पूछे कि छर्रा टांगर का स्कूल कौन सा गांव है? तो बोले अरे वहीं से जहाँ से वो कलेक्टर रैना साहू निकली है ना, वहीं से है, वही स्कूल है। कौन सी स्कूल? ये स्कूल कौन सा? अरे साहब ये तो वही स्कूल है जहाँ से कलेक्टर रैना मैडम निकली है, ऐसे बोले। ठीक है, तो ऐसे आज से 10 साल बाद आप लोगों से आपकी स्कूल की, आपके गांव की, आपके शिक्षकों की, आपके माता पिताओं की पहचान बने, ये हम सब लोगों की आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और वो किसी भी गांव वाले के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए और किसी भी माता पिता के लिए शायद सबसे बड़े गौरव का क्षण होगा। और आज के कार्यक्रम को हम लोग सफल मानेंगे। सारी राजनीति से अलग आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग सतत काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।